जो गार्ड्स पहले हंस रहे थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि कैमरा उनकी तरफ मुड़ गया है, वे तुरंत सीधे खड़े हो गए और अपने कंधे थोड़ा चौड़े करके पोस्चर ठीक कर लिया। बीच में खड़े आदमी ने कहा, अगर हमें ईमानदारी से जवाब देने की अनुमति है तो मैं दूंगा, मैम। हम सब अपनी ट्रेनिंग में इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि शेप में रह सके। बाहर से देखने पर यह आसान लगता है, लेकिन हर बार बिल्कुल उसी जगह पर बिल्कुल उसी ताकत से पंच मारना बेहद थकाने वाला काम है। वह आगे बोला, मैंने एजे एंटरटेनमेंट के कई ऑल्टर्ड को भी ये एक्सरसाइज करते देखा है, इसलिए मेरी प्रोफेशनल ओपिनियन में चाहे कोई ऑल्टर्ड कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, पूरे एक दिन तक बिना रुके ये करना एक बेहद एब्सर्ड बात है। यही सोचकर हम हंस पड़े। उसने हल्का मुस्कुराते हुए जोड़ा, हालांकि मैं उसे ब्लेम नहीं करता। उसने खुद कहा कि उसने अपनी लिमिट कभी टेस्ट नहीं की। शायद वह खुद को ज्यादा समझ रहा है, या फिर इस खूबसूरत यंग लेडी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। साइड में खड़ी एलेनोर के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। यह बिल्कुल वही मोमेंट था जिसकी उसे उम्मीद थी। ऐसी छोटी सी कन्फ्रंटेशन व्यूअर्स को हमेशा एक्साइट करती है। आज के समय में अगर ब्रॉडकास्ट में थोड़ा ड्रामा हो जाए तो उस क्लिप को लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और इससे असली प्रोग्राम को और ज्यादा व्यूअर्स मिलते हैं। गैरी ने नीचे अपने मुट्ठी की तरफ देखा। क्या मैंने सच में खुद को ज्यादा समझ लिया? उसने सोचा। असल में गैरी ने तो अपनी ताकत कम करके बताई थी। उसे लगा था कि अगर वह कहे कि वह कई दिनों तक यह कर सकता है तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। वह अपने पुराने कैलकुलेशंस पर आधारित सोच रहा था, लेकिन उस समय से लेकर अब तक वह काफी मजबूत हो चुका था, और ऊपर से उसकी क्लास एबिलिटी की वजह से रात में उसकी एनर्जी काफी बढ़ जाती थी, जिससे वह और भी लंबे समय तक ये एक्सरसाइज कर सकता था। गैरी ने शांत स्वर में कहा, जैसा मैंने कहा, मैंने कभी अपनी लिमिट टेस्ट नहीं की, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं कम से कम आधा दिन यह कर सकता हूं। उसने गार्ड्स की बात का विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने क्लेम को सही तरीके से पंच मारना सिखाना शुरू किया। उसने बैग पर एक पंच मारा जिससे बैग थोड़ा पीछे गया, लेकिन साफ था कि उसने इसमें ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी। वह सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था। कई व्यूअर्स गार्ड्स की बात से सहमत हो रहे थे। उनका अनुभव या जो उन्होंने पहले सुना था उसके आधार पर उन्हें गार्ड्स की बात ज्यादा रियलिस्टिक लग रही थी। अब तक हरे बालों वाला ये स्टूडेंट व्यूअर्स को थोड़ा नाइव और नर्वस ही लगा था। हालांकि गैरी ने घमंडी बनने के बजाय ये मान लिया कि शायद वह गलत भी हो सकता है। इससे उसकी इमेज थोड़ी बेहतर हो गई। अब क्लेम की बारी थी। उसने बैग को ठीक सेंटर में पंच किया। बैग रेल पर लगभग 50 सेंटीमीटर पीछे चला गया। इससे साबित हो गया कि बैग दिखने से कहीं ज्यादा भारी था। जब बैग वापस आया, क्लेम ने फिर पंच मारा उसी जगह पर। तीसरी बार भी उसने सही जगह पर हिट किया, लेकिन चौथी बार पंच थोड़ा कमजोर पड़ा और बैग सिर्फ 40 सेंटीमीटर पीछे गया। इस तरह एक्सरसाइज खत्म हो गई। क्लेम ने कैमरा की तरफ देखकर कहा, मैं अभी सबको बता सकती हूँ, ये दिखने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुद्दा सिर्फ थकने का नहीं है, बल्कि हर बार बिल्कुल वही पावर पैदा करना है। मैं खुद को फिट मानती हूँ, लेकिन यह सच में आसान नहीं है। तभी साइड से एलेनोर की आवाज आई, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना एजे एंटरटेनमेंट के गार्ड्स में से कोई ये एक्सरसाइज करके दिखाए। इससे व्यूअर्स को एक फेयर कंपैरिजन मिलेगा। उसे थक करने की जरूरत नहीं है, बस क्लेम की तरह 4 बार पूरी ताकत से पंच मारे। एलेनोर साफ तौर पर ड्रामा क्रिएट करना चाहती थी। गार्ड कैप्टन, जिसने पहले बात की थी, तुरंत आगे आ गया। वह पहले से ही तैयार लग रहा था। उसने अपना सूट जैकेट उतार दिया, जिसके नीचे सफेद अंडरशर्ट थी। फिर वह भी उतारकर उसने सिंगलेट पहन रखी थी, जिसमें उसकी मस्कुलर चेस्ट और टैटू वाले आर्म्स साफ दिख रहे थे। उसके मसल्स गैरी से बड़े थे और काफी इंप्रेसिव लग रहे थे। वो बोला, ये ट्रेनिंग आमतौर पर ऑल्टर्ड के नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म के लिए बनाई गई है, इसलिए इस एक्सरसाइज में भी। इतना कहते ही उसने बैग पर जोरदार पंच मारा। बैग लगभग 10 मीटर पीछे चला गया। कैमरा ने सब कुछ कैप्चर किया। वह मुस्कुराया। कभी कभी कुछ ह्यूमंस ऑल्टर्ड से भी बेहतर स्कोर कर लेते हैं। उसने लगातार 4 पंचेस मारे। चारों बार बैग लगभग उसी दूरी तक गया। रुककर उसने कैमरा की तरफ देखा और अपने बाइसेप्स फ्लेक्स करने लगा। ऐसे लोग व्यूअर्स को आमतौर पर पसंद नहीं आते, लेकिन क्योंकि उसने अपने स्किल से बात साबित कर दी, इसलिए कोई खुलकर उसकी आलोचना नहीं कर पा रहा था। टीवी देख रहे कुछ लोग बोल रहे थे, वह आदमी तो बीस्ट है,
क्या पक्का है कि वो ऑल्टर्ड नहीं है? हर पंच पर बैग की आवाज सुनी? वह शायद दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक है। एडी और गैरी दोनों ने एक ही बात नोटिस की। वह आदमी शायद 2 मिनट से ज्यादा ये एक्सरसाइज नहीं कर पाता। सिर्फ 4 पंचेस की लिमिट रखना उसके लिए फायदेमंद था। वे सोच रहे थे कि वह आखिर ये सब दिखाकर साबित क्या करना चाहता है। असल में गैरी ने कभी यह दावा नहीं किया था कि वह बैग को सबसे दूर मार सकता है। इस एक्सरसाइज का असली गोल था पूरी ताकत से लगातार कितनी देर तक पंच मार सकते हो, चाहे दूरी कितनी भी हो। क्लेम ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है एवरीवन, अब एएफए के डेब्यू स्टूडेंट गैरी हमें दिखाएंगे कि यह कैसे किया जाता है, और हमें एक रेगुलर पर्सन और डेब्यू स्टूडेंट के बीच का फर्क भी दिखेगा। गैरी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने ही वाला था कि एडी उसके सामने आ गया। एडी ने जोर से कहा ताकि सभी सुन सकें, गैरी, तुम एएफए का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, इसलिए हमें एम्बैरस मत करना। उस बैग पर अपनी पूरी ताकत से पंच मारो। असल में वह अभी भी थोड़ा होल्ड बैक करने वाला था, लेकिन अब जब टीचर ने खुद अनुमति दे दी थी और गार्ड कैप्टन के चेहरे पर स्मग एक्सप्रेशन देखकर उसने सिर हिलाया और प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। कुछ व्यूअर्स बोल रहे थे, वह ऑल्टर्ड है और एएफए का स्टूडेंट भी, उसे उस आदमी से बेहतर करना चाहिए। लेकिन अगर फर्क सिर्फ 1 मीटर का हुआ तो यह शर्म की बात होगी। उन्हें इस एक्सरसाइज में ऑल्टर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, शायद उसका स्कोर कम आए। गैरी ने स्टैंस लिया। उसने कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन भी इस्तेमाल नहीं किया। फिर उसने अपना हाथ पीछे घुमाया और पूरी ताकत से बैग के सेंटर पर पंच मारा। एक जोरदार धमाका हुआ। लेगल बीच से मुड़ गया। वह रेल पर इतनी तेजी से दौड़ा कि उसके साथ स्पार्क्स निकलने लगे। जब बैग रेल के एंड तक पहुंचा, वह मशीन से ही निकलकर उड़ गया। चेन टूट गई। बैग सीधा जाकर दीवार से टकराया। धड़ाम की आवाज के साथ वह जमीन पर गिरा और दीवार पर एक बड़ा डेंट बन गया। कैमरा ने सब कुछ कैप्चर कर लिया। हर किसी के चेहरे पर डिसबिलीफ था, यहां तक कि टीचर एडी भी शॉक था। अंत में कैमरा फिर गैरी पर आया। गैरी ने आसपास के शॉक्ड चेहरों को देखा और धीरे से बुदबुदाया, शायद मुझे थोड़ा होल्ड बैक करना चाहिए था। कैमरामैन धीरे धीरे पूरे डैमेज को दिखा रहा था। मेटल रेल टूट चुकी थी, बैग से जुड़ी चेन भी स्नैप हो गई थी। उसके अलावा पीछे की दीवार में बड़ा डेंट पड़ गया था और बैग का आउटर कवर फट चुका था। अंदर का भराव बाहर निकल रहा था। अगर कोई ऑल्टर्ड किसी साधारण जिम इक्विपमेंट के साथ ऐसा करता तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये एएफए था। यहाँ का इक्विपमेंट खास तौर पर उन फाइटर्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता था जो उस पर ट्रेनिंग करते थे। मजबूत, ड्यूरेबल और रिलायबल। एडी काफी समय से डेब्यू स्टूडेंट्स का पर्सनल टीचर था, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। एडी मन ही मन सोच रहा था, इसकी ताकत तो पूरी तरह चार्ट से बाहर है। पहले ये इतना स्ट्रांग नहीं था। क्या उसने इतने कम समय में इतना इंप्रूवमेंट कर लिया? अगर आज वाला गैरी उसी तरह अनकंट्रोलेबल हो जाता जैसा पहले हुआ था, तो शायद मैं भी उसे रोक नहीं पाता। अगर मैं उसके साथ सीधा बैटल करूं, तो शायद मैं भी नहीं जीतूं। फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, क्या यह पॉसिबल है कि गैरी अब एएफसी के टॉप 50 में आने की क्षमता रखता है? एएफसी में रैंकिंग इस बात पर डिपेंड करती थी कि कोई ऑल्टर्ड लगातार कितनी फाइट्स जीता है और कितने कन्विंसिंगली जीता है। जैसे जैसे विन्स बढ़ते जाते, उसे जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स मिलने लगते। हर ऑल्टर्ड एएफसी में सुपरस्टार नहीं बनता था। असल में असली फेम सिर्फ उन्हीं को मिलती थी जिनमें टॉप 50 तक पहुंचने की क्षमता होती थी। एडी को लग रहा था कि जैसे गैरी ने एएफए में आकर हलचल मचा दी थी, वैसा ही कुछ एएफसी में भी होने वाला है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गैरी को इन सब चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे सच में माफ कर दीजिए, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। गैरी ने सिर के पीछे हाथ रखते हुए शर्माते हुए कहा, उम्मीद है मुझे इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, है ना? ऐसी चीजों के लिए इंश्योरेंस होता है, राइट? जहां बाकी लोग उसकी ताकत देखकर शॉक्ड थे, गैरी सिर्फ रिपेयर कॉस्ट की चिंता कर रहा था। क्लेम कैमरा की तरफ मुड़ी और उत्साहित होकर बोली, आप सबने देखा? यही फर्क है एएफए के डेब्यू स्टूडेंट और बाकी लोगों के बीच। हाल के समय में एएफए लगातार बेहद स्किल्ड फाइटर्स तैयार कर रहा है और लगता है कि गैरी उनमें से सबसे टैलेंटेड हो सकता है। क्लेम की बात खत्म होते ही एलेनोर कैमरामैन के पास गई और रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा। उनका एयर टाइम खत्म होने वाला था
और ठीक इसी मोमेंट पर प्रोग्राम खत्म करना सबसे सही था, क्योंकि अब व्यूअर्स को और देखने की इच्छा होगी। टीवी के सामने बैठे लोग चिल्ला रहे थे, अरे प्रोग्राम यहीं खत्म हो गया? उस ग्रीन हेयर वाले लड़के का डेब्यू मैच कब है? उसका ऑल्टर्ड फॉर्म भी दिखाओ। वह देखने में तो वीक लग रहा था, लेकिन उसने पूरा बैग तोड़ दिया। दीवार भी डैमेज हो गई। क्या हर ऑल्टर्ड ऐसा कर सकता है? ऑल्टर्ड की ताकत को लेकर लोगों में अक्सर कंफ्यूजन रहता था, क्योंकि आम लोग रोज रोज ऑल्टर्ड नहीं देखते थे। ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ एएफसी फाइट्स में ही देखते थे। ऑनलाइन रिएक्शंस भी शुरू हो गए थे। ये क्लियरली फेक वीडियो है, बस लोगों को डेब्यूट मैच देखने के लिए अट्रैक्ट करने की ट्रिक है। दूसरा बोला, अच्छा, तो क्या दीवार भी फेक थी? बेवकूफ। तीसरा बोला, अगर तुम लोगों को यह फेक नहीं लग रहा तो मुझे तुम पर तरस आता है। आओ, मैं तुम्हें एक ब्रिज बेच देता हूं। काफी लोग इसे फेक कह रहे थे। यहां तक कि दूसरे एकेडमीज के कुछ ऑल्टर्ड भी कह रहे थे कि यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि वे जानते थे कि एएफए का इक्विपमेंट कितना मजबूत होता है। एलेनोर रिएक्शंस देख रही थी। उसे पता था कि वीडियो फेक नहीं था, और उसके हिसाब से पब्लिसिटी अच्छी हो या बुरी, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब गैरी की पहली फाइट होगी, तब सबकी राय अपने आप बदल जाएगी। गैरी ने देखा कि एलेनोर एडी से बात करने चली गई, लेकिन तभी क्लेम उसके सामने आ गई, चेहरे पर बड़ी मुस्कान और हाथ पीछे बांधकर। वह सच में अमेजिंग था, क्लेम ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने स्ट्रांग हो। उस बड़े एप के शो ऑफ के बाद तुम्हें ऐसा करते देखना बहुत अच्छा लगा। बिग एप से उसका मतलब साफ था। वह गार्ड कैप्टन। गैरी ने उसकी तरफ देखा। वह आदमी तुरंत सीधा खड़ा हो गया और गैरी की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। उसे पता था कि बैग असली था, क्योंकि उसने खुद उसी बैग पर पंच मारा था। कुछ ऑल्टर्ड बहुत एरोगेंट होते और छोटी बात पर भी ग्रजेस रखते थे, इसलिए वह डर रहा था कि शायद गैरी उससे नाराज हो जाए। लेकिन गैरी ऐसा इंसान नहीं था। थैंक्स, गैरी ने कहा। मैं काफी मेहनत से ट्रेनिंग करता हूं, इसलिए मुझे अपनी स्किल्स पर भरोसा है। बस कैमरा के सामने थोड़ा ऑकवर्ड महसूस हुआ। उसी समय उसे अपने फोन की नोटिफिकेशन साउंड सुनाई देने लगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसका फोन लगातार पिंग कर रहा था। क्लेम मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा लुक, बॉडी और पर्सनैलिटी सब मिलाकर तुम एक वन ऑफ अ काइंड स्टार बन सकते हो। गैरी हैरान हुआ। स्टार? मैं भी एग्री करती हूं। एलेनोर वापस उनके पास आ गई। पीछे एडी खड़ा था, चेहरा पूरा लाल। गैरी को पहले ही पता चल गया था कि एडी जब भी एलेनोर से बात करता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। यह साफ था कि वह उस पर पूरी तरह फिदा था। एलेनोर ने गैरी से कहा, गैरी, यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है, लेकिन हम तुम्हारा डेब्यू बहुत बड़ा बना सकते हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें एजे एंटरटेनमेंट ले जाना चाहेंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहेंगे। तुम्हें लगभग 1 हफ्ते हमारे साथ रहना होगा। उस दौरान हम तुम्हारे ऊपर एक फुल डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। तुम्हारी ट्रेनिंग, प्रेपरेशन, सब कुछ, तुम्हारे बिग मैच तक। और तुम्हें हमारे दूसरे स्टार्स और ऑल्टर्ड से मिलने का मौका भी मिलेगा। बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? थोड़ा सोच में पड़ गया। अगर डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो लोग उससे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। लेकिन एकेडमी में रहते रहते गैरी झूठ बोलने में भी काफी अच्छा हो गया था। उसे काय की बात भी याद आई। काय चाहता था कि गैरी का डेब्यू जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बने, क्योंकि जब लोग पूछेंगे कि गैरी किसके अंडर है तो जवाब होगा हाउलर्स, और इससे गैंग को नए मेंबर्स भी मिल सकते थे। गैरी ने कहा, लेकिन इसका मतलब है कि मैं 1 हफ्ते के लिए एकेडमी से बाहर रहूंगा। मुझे अपने टीचर से परमिशन लेनी पड़ेगी। एलेनोर मुस्कुराई। वह परमिशन तो मुझे पहले ही मिल चुकी है। अब गैरी समझ गया कि थोड़ी देर पहले वह एडी से क्या बात कर रही थी। एलेनोर ने एक कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में दिया। यह सैंपल कॉन्ट्रैक्ट है, डिटेल्स बदली जा सकती हैं। गैरी ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू किया, और पहली ही चीज जिसने उसका ध्यान खींचा वह था पेमेंट अमाउंट। सिर्फ 7 दिन के काम के लिए 2 लाख। गैरी की आंखें चमक उठी। अगर मैं ये ऑफर रिजेक्ट कर दूं तो मैं बेवकूफ होऊंगा। उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। गैरी को यह नहीं पता था कि हाउलर्स के लिए 2 लाख सिर्फ पॉकेट चेंज थे। अगर गैरी मांगता तो वे उससे कई गुना ज्यादा पैसा उसे तुरंत दे देते। उसी दिन बाद में गैरी ने खाई को मैसेज भेजा। उसे बताना था कि वह क्या करने वाला है। खाई ने मैसेज पढ़ा और अपना हाथ माथे पर मार लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। यह बेवकूफ 2 लाख के लिए इतना एक्साइटेड हो रहा है,
और इसे ये भी नहीं पता कि जिस कंपनी से वह पैसे ले रहा है उसमें उसकी खुद की 50% ओनरशिप है। खाई ने गहरी सांस ली। खैर, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। अब वह इसे तोड़ भी नहीं सकता जब तक उसे परमिशन न मिले। खाई हल्का मुस्कुराया। और परमिशन दे सकता है खुद गैरी डेम ही। आजकल हाउलर्स के ज्यादातर बिजनेस फैसले हैरी और उसकी टीम के जरिए ही लिए जाते थे। खाई को इससे कोई परेशानी नहीं थी। आखिरकार वह यह मानने में बिल्कुल संकोच नहीं करता था कि अनुभवी बिजनेसमैन हैरी और उसकी टीम को इस क्षेत्र में उससे कहीं ज्यादा अनुभव था। फिर भी अंतिम फैसला हमेशा उसी का होता था। इसके बावजूद खाई को ओलिविया का अपने पास रहना पसंद था। वह बाकी लोगों जितनी बिजनेस स्मार्ट भले ही ना हो, लेकिन उसके अनुभव ने उसे एक अलग तरह की समझ दे दी थी। कुछ फैसले ऐसे होते थे, खासतौर पर वे जो गैंग से जुड़े हों, जहां ओलिविया की समझ बाकी सभी से बेहतर साबित होती थी। असल में हाउलर्स की मौजूदा कमांड संरचना, जहां अलग अलग कैप्टन अपने अपने ग्रुप लीड करते थे, यह आइडिया भी उसी ने दिया था। तो तुम क्या करने वाले हो? ओलिविया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। क्या तुम गैरी को बताने वाले हो कि हमने एजे एंटरटेनमेंट खरीद लिया है, ताकि वह अपनी ही कंपनी से और ज्यादा पैसे मांग सके? यह सोचते ही उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। फिर वह बोली, वैसे वह एक टियर 2 सिटी में जा रहा है। अगर वहां कुछ भी हुआ तो काफी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। हाँ, कैने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। अभी के लिए चीजों को जैसे हैं वैसे ही रहने देना बेहतर होगा। वह बोला, जितना एक्साइटेड वह लग रहा है, अगर हम उसे बता दें कि वह असल में जेब खर्च के लिए काम कर रहा है, तो उसका सारा मजा खराब हो जाएगा। फिर उसने कंधे उचकाए। वह गैंग की फाइनेंस पूरी तरह हम पर छोड़ चुका है। ओलिविया ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, फिर भी ये ऐश और आशिन गैंग के साथ पार्टनरशिप है। उनका ज्यादातर बिजनेस एजे एंटरटेनमेंट से आता दिखता है, लेकिन कौन जानता है पर्दे के पीछे क्या चलता हो। मनोरंजन की दुनिया में ऐसी कई कंपनियां हैं जो ऊपर से साफ दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर से बेहद गंदी होती हैं। खाई हल्का मुस्कुराया। हाँ, लेकिन यहां बात गैरी की है। अगर एजे एंटरटेनमेंट में कोई भी गड़बड़ निकली जिससे वह सहमत नहीं हुआ, तो सबसे पहले वही उनके खिलाफ खड़ा होगा। या फिर ज्यादा संभावना यही है कि वह उन्हें खुद ठीक करने की कोशिश करेगा। फिर वह हंस पड़ा। फिलहाल तो वे यही सोचते हैं कि एएफए वाला गैरी डेम और बिजनेस टाइकून गैरी डेम दो अलग अलग लोग हैं। और सच कहूं, काय आगे बोला, अंदर से किसी को चेक करना भी बुरा नहीं है। अगर उनकी अलमारी में कोई कंकाल छुपे हैं, तो गैरी उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगा। और अभी उसके पास एएफए की सुरक्षा भी है, इसलिए कोई बड़ी मुसीबत होने की संभावना कम है। और ये मुस्कुराई। तुम सही कह रहे हो। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर सच में उनकी अलमारी में कोई कंकाल छुपे हैं, तो डर उन्हें होना चाहिए कि गैरी क्या करेगा। थोड़ी देर बाद एक नया दिन शुरू हुआ। सुबह सुबह गैरी अपने कमरे में खड़ा था। वह अपने सबसे अच्छे सूट में तैयार हो रहा था। यह सूट उसे खाई ने गिफ्ट किया था। उस समय खाई ने उसे समझाया था, बिजनेस करते समय आदमी को अच्छा सूट पहनना चाहिए, वरना लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि अब तक गैरी को इस सलाह को इस्तेमाल करने का ज्यादा मौका नहीं मिला था। गरीब परिवार से आने वाला गैरी पहले ज्यादा चीजें खरीद ही नहीं सकता था, और भले ही अब उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी, फिर भी उसने अभी तक कोई शॉपिंग स्प्री नहीं की थी। वह सोचता था कि जब वह एक मशहूर ऑल्टर्ड फाइटर बन जाएगा, तब वह खुलकर खर्च करेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि सच तो यह था, गैरी पहले से ही अमीर था और अब वह एक ऑल्टर्ड फाइटर बनने की राह पर था। आईने में खुद को देखते हुए गैरी ने सोचा, एडी ने कहा है कि मेरे डेब्यू से पहले मुझे कोई फाइट नहीं करनी, तो अभी मुझे बस अच्छा दिखने पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसने अपने सूट की तरफ देखा, लेकिन इन कपड़ों में मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, जैसे मैं कोई और बनने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी उसे मानना पड़ा। आईने में उसका रूप बेहद शानदार लग रहा था। खाई ने सच में उसके लिए बिल्कुल फिट सूट चुना था। बस एक ही समस्या थी, यह सूट उसके गैंग यूनिफॉर्म या एएफए यूनिफॉर्म जितना आरामदायक नहीं था। आज का दिन खास था, क्योंकि आज गैरी जा रहा था एजे एंटरटेनमेंट। सब कुछ पहले से तय हो चुका था। एक डेब्यू स्टूडेंट के लिए इतना शानदार ट्रीटमेंट मिलना बेहद दुर्लभ था।
गैरी ने खुद को समझाया, बस पैसे के बारे में सोचो, सिर्फ एक हफ्ते के काम के लिए इतनी बड़ी रकम, बस वहां जाना है, कुछ सवालों के जवाब देने हैं। और ऊपर से उसकी आंखें चमक उठी। मुझे ढेर सारे सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी मिलेगा, सिंगर, डांसर और दूसरे ऑल्टर्ड भी। यह ऐसी स्थिति थी जिसके लिए बहुत से लोग भारी कीमत चुकाने को तैयार रहते। इसलिए गैरी ने तय किया, उसे इसका पूरा मजा लेना चाहिए। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसकी राइड बाहर इंतजार कर रही थी। ड्राइवर उसे ले जाने वाला था। वह टीयर 2 सिटी जहां एजे एंटरटेनमेंट स्थित था। एडी ने पहले ही उससे माफी मांग ली थी। वह खुद उसके साथ नहीं जा सकता था, लेकिन उसने कहा था कि वहां पहुंचने के बाद सारी जानकारी गैरी को मिल जाएगी। कुछ घंटों बाद गैरी की कार मैनकुल शहर में दाखिल हुई। और सच कहें तो गैरी काफी प्रभावित हुआ। यह शहर नॉट्सबर्ग जितना चमकदार नहीं था, जहां बड़े बड़े कैसीनो और नियॉन साइन चमकते रहते थे। लेकिन मैनकुल का अपना अलग आकर्षण था। शहर के बीचों बीच एक बड़ी नदी बहती थी और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। इमारतों के बीच बीच में लगाए गए पेड़ शहर को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। यह साफ दिखाई दे रहा था कि इस शहर को बेहद सोच समझकर डिजाइन किया गया था। और यही बात एजे एंटरटेनमेंट की इमारत के बारे में भी कही जा सकती थी। यह एक विशाल टॉवर जैसी इमारत थी, सिर्फ ऊंची ही नहीं बल्कि बेहद चौड़ी भी, खासतौर पर इसका बेस, जो लगभग एक शॉपिंग मॉल जितना बड़ा था। गैरी ने देखा कि इमारत के दाईं ओर कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, जैसे कोई नया विस्तार बनाया जा रहा हो। हालांकि वहां कोई साइन नहीं था और यह भी पता नहीं चल रहा था कि क्या बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, इस जगह पर बहुत पैसा लगाया जा रहा था। गैरी ने मन ही मन सोचा, आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहां से है? इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना और अब इसे और बढ़ाना भी। इमारत नदी के किनारे बनी थी। सामने एक लंबा रास्ता था जो काफी निजी और सुरक्षित दिखाई दे रहा था। पूरे परिसर के चारों ओर दीवारें थीं और बाहर कई गार्ड तैनात थे। गैरी की कार जब गेट के अंदर घुसी, तभी उसने देखा सैकड़ों कैमरों की फ्लैश लाइट चमक रही थी। वे हर कार पर नजर रखे हुए थे। कई लोग तो बाहर निकलती गाड़ियों के पीछे भी भाग रहे थे, सिर्फ एक फोटो लेने के लिए, ताकि वे अपनी अगली खबर बना सकें। गैरी ने हल्का सा घूंट भरा। लगता है मुसीबत शुरू हो चुकी है। फिर उसने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, ये पापाराजी इस जगह को बाज की तरह देख रहे हैं। कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर निकल रहा है, सब पर नजर। फिर उसने गहरी सांस ली। एक बात तो पक्की है, यह जगह उतनी आरामदायक नहीं होगी जितना मैंने सोचा था। मुझे यहां बहुत सावधान रहना पड़ेगा। गेट पार करने के बाद एजे एंटरटेनमेंट की इमारत में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं थी। गैरी को उसके ड्राइवर ने उतरने से पहले ही एक विजिटर पास दे दिया था। उसे बताया गया था कि पहले दिन के लिए यही इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद उसे एक स्थायी पास दे दिया जाएगा। इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हुए ही गैरी को कई जाने पहचाने चेहरे दिखाई देने लगे। कुछ अभिनेता थे जिन्हें उसने टीवी सीरीज और छोटी फिल्मों में देखा था। कुछ मॉडल थे जिन्हें उसने यहां आते समय सड़क के किनारे लगे बड़े बड़े विज्ञापन बोर्डों पर देखा था। बाहर का माहौल लगभग एक बगीचे जैसा था। कई लोग आपस में बातें कर रहे थे। कुछ लोग अपने अगले ड्रामा या टीवी शो के लिए डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ तो खुले में ही गाना गा रहे थे। हालांकि इतनी हलचल और शोर के बीच गैरी के तेज कानों के लिए भी किसी एक आवाज को साफ सुन पाना मुश्किल था। गैरी ने चारों ओर देखते हुए सोचा, यह जगह सच में बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे मैं सीधे सी किसी गॉसिप मैगजीन की दुनिया में आ गया हूं। उसने थोड़ी देर और लोगों को देखा। अभी तक कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं दिखे। शायद ये सब मेरे जैसे उभरते हुए स्टार हैं। जो सच में बहुत बड़े हैं, वे शायद पहले ही टीयर 1 शहरों में रह रहे होंगे। फिर भी वह मुस्कुराया, लेकिन इनमें से लगभग आधे चेहरों को तो मैं पहचानता हूं। इमारत के प्रवेश द्वार के सामने रुककर गैरी ने ऊपर देखा। कांच की ऊंची खिड़कियां चमक रही थीं। वह कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसके मन में अचानक एक विचार आया, कैसा होगा अगर कभी मेरे पास भी ऐसी जगह हो? फिर उसने हल्की हंसी के साथ सोचा, अभी तो मैं बस एक छोटे से गैंग का लीडर हूं, लेकिन बड़े सपने देखने में क्या बुराई है? एक इंसान कई तरीकों से ताकत और दौलत बना सकता है, और कौन जानता है, शायद एक दिन यह सपना सच हो जाए। उसकी आंखों में चमक आ गई।
अगर ऐसा हुआ तो मैं एमी को यहां जरूर लाऊंगा ताकि वह उन सभी लोगों से मिल सके जिन्हें वह टीवी पर देखती आई है। जब गैरी रिसेप्शन के अंदर पहुंचा तो वहां का दृश्य बाहर से बिल्कुल उल्टा था। बाहर जहां शांति और सुकून था, वहीं अंदर सब कुछ अफरा तफरी से भरा हुआ था। कई गार्ड अलग अलग सितारों के साथ चल रहे थे। उनके पीछे शायद उनके मैनेजर थे। साथ ही कई सहायक कर्मचारी भी थे। सब लोग तेजी से इधर उधर जा रहे थे। कोई गलियारे पार कर रहा था, कोई बाहर भाग रहा था, मानो सब किसी बेहद तंग शेड्यूल को पूरा करने की कोशिश कर रहे हों। इस सारी भीड़ के बीच खड़े होकर गैरी अचानक असमंजस में पड़ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। उसे बस इतना बताया गया था कि यहां आना है। वह उम्मीद कर रहा था कि कोई उसे मिलकर आगे की जानकारी देगा। सबसे बुरा हालात यह हो सकता था कि उसे किसी से पूछना पड़े। लेकिन अभी जो हालत थी, लोग इतने व्यस्त थे कि किसी ने उसकी ध्यान तक नहीं दिया। वे बस उसके पास से गुजरते जा रहे थे। गैरी ने कई बार हाथ बढ़ाकर कहा, एक्सक्यूज मी, लेकिन कोई नहीं रुका, यहां तक कि गार्ड भी नहीं। तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, लगता है तुम थोड़ा खो गए हो। उसने एक युवक को देखा। वह लगभग 25 वर्ष का होगा। उसने एक शानदार सूट पहन रखा था। उसके साथ दो गार्ड खड़े थे। उनका अंदाज और पहनावा बिल्कुल वैसा ही था जैसे वे गार्ड जो गैरी के इंटरव्यू के दौरान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। युवक मुस्कुराया। तुम सोचते होगे कि तुम्हारे हरे बाल तुम्हें अलग दिखाएंगे। उसने चारों ओर इशारा किया। लेकिन यहां रंगीन बाल काफी सामान्य बात है। गैरी ने ध्यान से चारों ओर देखा। वह सही कह रहा था। कई सितारों ने कैमरे पर अलग दिखने के लिए अपने बाल रंगे हुए थे। कुछ रंग तो इतने अजीब थे कि वे बिल्कुल प्राकृतिक नहीं लगते थे। विडंबना यह थी कि गैरी के हरे बाल पहले नकली थे, लेकिन सिस्टम की वजह से वे अब उसके असली बाल बन चुके थे और वह उन्हें बदल भी नहीं सकता था। युवक ने कहा, अभी विजिटर पास बांटने का समय नहीं है। इसका मतलब तुम आज किसी से मिलने आए हो? गैरी ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे आज यहां बुलाया गया है। मुझे एलानोर से मिलना है। सब कुछ अचानक तय हुआ, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। युवक ने गैरी को ऊपर से नीचे तक देखा, खासतौर पर उसके सूट को। यह सूट टेलर मेड था। कपड़े की सिलाई बेहद महीन थी। अधिकतर लोग इसे देखकर कुछ खास नहीं समझते, लेकिन यह आदमी इस बिजनेस में एक दशक से अधिक समय बिता चुका था। उसे ऐसी चीजें पहचानने की आदत थी। सूट पर लगा छोटा सा चिन्ह बता रहा था कि यह उसी कंपनी का बना है जिसके पास उस विशेष कपड़े के इस्तेमाल का विशेष अधिकार था। मतलब गैरी जो साउट पहने था वह दुनिया के सबसे बड़े डिजाइनरों में से एक का बनाया हुआ था और उसकी कीमत बहुत भारी थी। यहां तक कि एजे एंटरटेनमेंट के कई सितारों को भी ऐसा सूट खरीदने के लिए अपनी ज्यादातर कमाई खर्च करनी पड़ती। असल में यही कारण था कि यह आदमी गैरी के पास आया था। उसे लगा था शायद उसकी कोई मीटिंग भूल गई हो, लेकिन जब उसने सामने एक किशोर को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, यह जरूर किसी टियर 1 शहर के बड़े आदमी का बेटा होगा। ऐसा सूट कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहन सकता। फिर उसने सोचा, और अगर यह एलेनोर से मिलने जा रहा है तो क्या यह कोई नया स्काउट है? फिर उसने गैरी की ओर देखा, लेकिन यह इसके लिए बहुत छोटा लगता है। तभी एक गार्ड उसके पास झुककर बोला, सर, हम शेड्यूल से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। युवक ने गैरी की ओर देखा। माफ करना, मैं तुम्हें खुद नहीं ले जा पाऊंगा। उसने सामने वाले गलियारे की ओर इशारा किया। उस रास्ते से जाओ, फिर दाईं ओर मुड़ना। वहां एक दरवाजा है जिस पर उसका नाम लिखा है। बस दरवाजा खटखटा देना। फिर वह मुस्कुराया। जाने से पहले क्या तुम अपना नाम बताओगे? गैरी ने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम गैरी है सर। युवक मुस्कुराया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा गैरी। मेरा नाम ऐश है। शायद हम फिर कभी मिलें। इतना कहकर ऐश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। चलते हुए उसने सोचा, गैरी, हाल ही में यह नाम मैंने कई बार सुना है। क्या यह नाम फिर से लोकप्रिय हो गया है? गैरी ने उसके बताए रास्ते का अनुसरण किया। कुछ ही देर में उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। उस पर एक प्लेट लगी थी। उस पर लिखा था, मैनेजर एलेनोर। गैरी ने दरवाजा खटखटाया 2 बार। अंदर से एक महिला की आवाज आई। कौन है? गैरी ने जवाब दिया, मैं गैरी हूं, एएफए से। अगले ही पल दरवाजा तेजी से खुल गया, लेकिन सामने एलेनोर नहीं थी। उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही चमकती हुई मुस्कान थी। गैरी,
तुम आ गए। क्लेम खुशी से चिल्लाई। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक स्पर्श से गैरी का दिल तेजी से धड़कने लगा और क्लेम उसे लगभग खींचते हुए कमरे के अंदर ले गई। आओ, वह उत्साह से बोली, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूं। कमरे के अंदर एलेनोर 3 लोगों से बात कर रही थी। वे तीनों भी क्लेम जितने ही अलग और प्रभावशाली लग रहे थे। एलेनोर ने मुड़कर देखा। ओह गैरी, तुम आ गए? उसने हल्की माफी के साथ कहा, मुझे लगा था तुम थोड़ी देर से आओगे। फिर उसने कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठ जाओ, उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। फिर वह बोली, मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवाती हूं जो अगले 1 हफ्ते तक तुम्हारे साथ काम करेंगे। गैरी अंदर खड़ा था और वह केवल यही मान सकता था कि यह एक चेंजिंग रूम था। वहां अनगिनत सीटें लगी हुई थी, जिनके सामने बड़े बड़े मिरर्स थे। साथ में मेकअप रखा हुआ था और अलग अलग कॉस्ट्यूम्स रेलिंग पर टंगे हुए थे ताकि वे उनमें से चुन सकें। असल में एलेनोर चाहती थी कि गैरी अपने पहले दिन के लिए कुछ अच्छा पहने, क्योंकि उस दिन फोटोशूट्स और इंटरव्यूज होने वाले थे। उसने ये भी जान लिया था कि गैरी एक टियर 3 टाउन से आया है और उसकी कहानी सच में एक ऐसे अंडरडॉग की थी जो नीचे से उठकर ऊपर तक पहुंच रहा था, और ऐसी कहानियां जनता को बहुत पसंद आती थी। इसी वजह से वह थोड़ा हैरान हो गई जब उसने देखा कि गैरी पहले से ही एक अच्छा सूट पहनकर आया हुआ है। इसलिए उसने तय किया कि उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है और बेहतर यही होगा कि वह उसे बाकी लोगों से मिलवा दे। हमने फैसला किया है कि एजे एंटरटेनमेंट के न्यू स्टार्स के आसपास एक प्रोग्राम बनाया जाए। हालांकि ये लोग पहले ही बिग स्क्रीन पर कुछ अपीयरेंसेस कर चुके हैं और इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग बन चुकी है, इसलिए ये तुमसे थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। एलेनोर ने समझाया। कमरे में कुल 4 और स्टार्स मौजूद थे। सबसे पहले था टाइसन ब्रोनर, हल्के भूरे बालों वाला एक किशोर लड़का जिसके बाल पीछे गर्दन तक मलिट स्टाइल में गिर रहे थे। ऐसा लुक हर कोई कैरी नहीं कर सकता, लेकिन टाइसन पर यह काफी जंच रहा था। वह एक ऑल्टर्ड था, लेकिन किसी एकेडमी का हिस्सा नहीं था। इसके बजाय उसे बहुत पहले ही चुन लिया गया था ताकि वह अलग अलग प्रोडक्ट्स के एडवर्ट्स में दिखाई दे सके, जिनमें ऑल्टर्ड बनने का एडवर्टाइजमेंट भी शामिल था। ज्यादातर वह एनआरवी के एक कंपेटिटर के लिए एडवर्ट्स करता था और कभी-कभी स्क्रीन पर अपनी स्किल्स भी दिखाता था, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि वह असल में कितना ताकतवर है। गैरी ने जो एडवर्ट्स देखे थे, उनके आधार पर उसे लगा कि टाइसन के मूव्स ज्यादातर फ्लैशी थे, प्रैक्टिकल कम। आगे बढ़ते हुए बाकी स्टार्स जो गैरी के साथ ट्रैवल करने वाले थे, वे सभी लड़कियां थीं। वे गैरी से थोड़ी बड़ी थी, लगभग लेट टीन्स या अर्ली 20s में। उनमें से एक लड़की तुरंत ध्यान खींच रही थी। उसके सुनहरे घुंघराले बाल थे जो उसके कंधों तक गिरते थे। उसके बाल इतने अच्छे थे कि गैरी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका, भले ही उसे खुद नहीं लगता था कि उसे बालों का कोई खास शौक है। उसका नाम था स्प्रिंग रोज वाटर। स्प्रिंग का नाम गैरी को परिचित नहीं लगा, लेकिन उसका फैमिली नेम जरूर जाना पहचाना लगा। उसका नाम, क्या यह उसी फेमस एक्ट्रेस के परिवार से नहीं है जो उन ड्रामा शोज में हमेशा रोमांटिक इंटरेस्ट का रोल करती है? गैरी ने सोचा। वह सही था। स्प्रिंग जल्द ही अपना पहला ड्रामा शूट करने वाली थी, इसलिए उन्हें लगा कि यह शो उसके लिए भी अच्छी पब्लिसिटी साबित होगा। लेकिन टाइसन और स्प्रिंग दोनों ही गैरी से ज्यादा प्रभावित नहीं दिख रहे थे। वे बस उसे कभी-कभी देखते और 2-4 शब्द बोल देते। ये दोनों काफी अलग तरह के लोग हैं, ये मैं समझ सकता हूं। अगर टाइसन ऑल्टर्ड है और फिर भी एएफए में नहीं है, तो जरूर वह किसी अमीर परिवार से होगा जिसने उसे ऑल्टर्ड बनवाया होगा। और स्प्रिंग तो रोज वाटर है, इसका मतलब उसका भी पालन पोषण बहुत अमीर परिवार में हुआ होगा, मेरे जैसे नहीं, जिसने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया। गैरी ने मन में सोचा। आखिर में 2 और लड़कियां थीं। उनमें से एक थी छोटे खाले बालों वाली लड़की रेचल रूथ। वह एक अपकमिंग आइडल थी जो जल्द ही अपना पहला एल्बम रिलीज करने वाली थी। उसने पहले भी कुछ सोलो सॉन्ग्स जारी किए थे जो अच्छे चले थे, और उसके कुछ कवर्स यूट्यूब पर वायरल हो गए थे। मैं इसे भी जानता हूं। एलेनोर भले ही इन्हें न्यू स्टार्स और रुकीज कह रही हो, लेकिन सच में ये लोग ऑलमोस्ट सुपर रुकीज हैं जिन्होंने पहले ही लोगों का ध्यान खींच लिया है। गैरी ने सोचा। उसे यह एहसास नहीं था कि हाल ही में हुए ब्रॉडकास्ट के बाद वह खुद भी एक सुपर रुकी बन चुका था जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया था। आखिरी लड़की थी क्लेम। उसने गैरी को देखकर एक बड़ी मुस्कान दी। रेचल और क्लेम दोनों ने उससे काफी सम्मान से ग्रीट किया,
और गैरी को लगा कि वह इन दोनों के साथ आसानी से घुल मिल सकता है। तो आज का पहला काम है कि तुम सबका मेकअप किया जाए। मेकअप टीम अभी किसी भी पल यहां आ जाएगी और उसके बाद हम बिल्डिंग के अंदर तुम्हारे कुछ फेस शॉट्स लेंगे। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करने वाले हैं। एलेनोर ने ताली बजाते हुए कहा। जैसे ही उसने कहा, मेकअप टीम अंदर आ गई और काम शुरू कर दिया। लेकिन काम शुरू होते ही गैरी को बार बार छींक आने लगी। छींक! गैरी जोर से छींक पड़ा और कुछ कण मिरर पर जा गिरे। इसे क्या हो गया है? स्प्रिंग ने घृणा से अपनी कुर्सी पीछे खिसकाते हुए कहा। क्या इसे कोई बीमारी है? स्प्रिंग, क्या तुम कह रही हो कि तुम्हें कभी छींक नहीं आती? क्लेम ने पूछा। माफ करना, शायद मैं परफ्यूम और मेकअप के लिए थोड़ा सेंसिटिव हूं, गैरी ने समझाया, क्योंकि उसकी नाक सच में बहुत परेशान कर रही थी। कोई बात नहीं, वैसे भी अभी जैसे दिख रहे हो वैसे ही अच्छे लग रहे हो, मेकअप लेडी ने कहा। इसी वजह से गैरी सबसे पहले तैयार हो गया। इंतजार करते हुए स्प्रिंग को लगा कि उसका गला थोड़ा सूख रहा है। गैरी, अगर तुम खाली हो तो क्या मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? स्प्रिंग ने पूछा। हाँ ठीक है, मेरे लिए थोड़ा जूस भी ले आना, टाइसन ने भी कहा। गैरी ने कोई शिकायत नहीं की। वह बाहर जाकर उनकी चीजें लेने चला गया। वैसे भी वह अभी कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन क्लेम और रेचल ने एक दूसरे की तरफ चिंतित नजरों से देखा। जब गैरी वापस आया तो स्प्रिंग और टाइसन उससे बार बार छोटे छोटे काम करवाने लगे। असल में वे उसे अपना एरंड बॉय बना रहे थे। यह सिलसिला तब भी चलता रहा जब वे बिल्डिंग में फोटोज लेने लगे। वे अलग अलग पोजेस दे रहे थे और फिर एलेनोर ने कहा कि अब सबको बाहर जाना चाहिए क्योंकि उनके लिए एक व्हीकल इंतजार कर रहा है। एक बार फिर गैरी से उनके बैग्स उठाने को कहा गया और उसने ऐसा ही किया। हे गैरी, तुम्हें पता है ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं? क्लेम ने उसे एक तरफ खींचते हुए पूछा। कोई बात नहीं, गैरी ने जवाब दिया। मुझ पर भरोसा करो, ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है मेरा पहला काम ही एरंड बॉय का था। वह अपने ट्रांसपोर्टर वाले दिनों को याद कर रहा था। और सच कहें तो अगर यह बुलिंग का उनका लेवल था तो वे लोग एएफए में एक दिन भी नहीं टिक पाते। तुम अपने बैग्स भी मुझे दे दो, गैरी ने कहा। उसने आसानी से रेचल और क्लेम के बैग्स भी उठा लिए। अब उसके पास कुल 5 बैग्स थे और फिर भी वह मुस्कुराते हुए वैन के अंदर चढ़ गया। गैरी, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए गार्ड्स होते हैं, एलेनोर ने कहा। जब वे बाहर ट्रैवल करते थे तो एक गार्ड हमेशा उनके साथ रहता था। कोई बात नहीं, ये अच्छा एक्सरसाइज है। मुझे अपने मसल्स को काम करते रहना चाहिए। याद है ना, जल्द ही मेरे डेब्यू मैच की इंफॉर्मेशन आने वाली है, गैरी ने जवाब दिया और अंदर चला गया। गार्ड लड़के से काफी प्रभावित हुआ और उसे थम्स अप दिया। सभी लोग एक लग्जरी मिनी बस में बैठ गए। यह स्टार्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती थी और इसके अंदर इमरजेंसी में काम आने वाली कई चीजें मौजूद थीं। एलेनोर बीच में खड़ी हो गई और समझाने लगी कि आगे क्या होने वाला है। हम चाहते हैं कि तुम सब पूरे देश में सफल बनो और इसके लिए जरूरी है कि तुम अपने ऑडियंस से जुड़ सको, चाहे वे कहीं से भी आते हों, एलेनोर ने कहा। हमारे पीछे वाली वैन में एक टीवी क्रू है जो हमारी हर मूवमेंट को फॉलो करेगा। वे हमारे सुपर रुकीज को फॉलो करेंगे और दिखाएंगे कि असल जिंदगी कैसी होती है। इसी वजह से हमने फैसला किया है कि फिल्मिंग गैरी के होम टाउन स्लाव में की जाएगी। एजे एंटरटेनमेंट उन्हें जहां भी ले जा सकता था, आखिरकार वही जगह क्यों चुनी गई, स्लाव? गैरी के लिए वजह समझना मुश्किल नहीं था। अगर प्रोग्राम किसी ऐसे टाउन में होता जिसका उनसे कोई संबंध ही नहीं होता तो वह अजीब लगता। उसे तो यह सोचकर भी हैरानी होती कि उसके को स्टार्स में से कोई भी टियर 3 टाउन से आया होगा। उनके व्यवहार को देखकर साफ लगता था कि वे या तो टियर 2 सिटी में पले बड़े हैं या फिर टियर 1 में। अगर काय को इसके बारे में कुछ भी पता होता तो वह मुझे जरूर बता देता। इसका मतलब हमारी विजिट उसके और बाकी लोगों के लिए पूरी तरह सरप्राइज होने वाली है। पता नहीं यह अच्छी बात है या बुरी, गैरी ने सोचा। वैसे भी बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं दिखता कैसा हूं। सबसे अच्छा तो यही होगा कि मेरी मुलाकात किसी जान पहचान वाले से न हो। शायद खाई ये भी सुनिश्चित कर दे कि ऐसा न हो। जब वे कार में ट्रैवल कर रहे थे तो उनके साथ एक गार्ड भी था, एक उम्रदराज गंजा आदमी। वह खड़ा हुआ और सबको कुछ ग्राउंड रूल्स बताने लगा। मुझे पता है कि तुम में से ज्यादातर लोग पहले कभी टियर 3 टाउन में नहीं गए हो, इसलिए वहां तुम्हें बहुत सी ऐसी चीजें दिख सकती हैं जिनकी तुम्हें आदत नहीं है, गार्ड ने कहा।
सड़कों पर घूमने वाले बहुत से घटिया लोग मिलेंगे। ऐसे टीनेजर्स जो जानबूझकर तुम्हारे साथ ट्रबल करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ लड़ाई करने और खुद को साबित करने के लिए। अगर तुम पिटाई नहीं खाना चाहते, तो तुम्हारे अपने ही भले के लिए बेहतर होगा कि ग्रुप से अलग मत होना और मेरे साथ ही रहना। गार्ड की बात सुनकर कुछ लोग सच में चौंक गए। उसने जिस तरह की तस्वीर खींची थी, वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी डेंजरस जगह पर रहकर सरवाइव कर पाए, टाइसन ने कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ऐसा कर सकता। गैरी को नहीं पता था कि टाइसन अपने दिमाग में कैसी तस्वीर बना रहा था, लेकिन शायद वह यह समझ ही नहीं पा रहा था कि हालात असल में कितने खराब थे। गैरी का परिवार टियर 3 हाउस होल्ड के सबसे निचले हिस्से में आता था। एक सिंगल मदर अपने दोनों बच्चों को पाल रही थी, और हालात ऐसे थे कि अगर रेंट बस एक बार और बढ़ जाता तो उन्हें टियर 4 में जाना पड़ जाता। बोलने से पहले सोचो, हम गैरी के होम टाउन की बात कर रहे हैं। रेचल ने तुरंत कहा। गैरी का मन हुआ कि वह अपने होम टाउन का बचाव करे। आखिर तकनीकी रूप से अब वही उस जगह का असली मालिक था, लेकिन अभी वह यहाँ एएफए का रुकी गैरी डेम बनकर आया था, हाउलर्स का बॉस गैरी डेम बनकर नहीं। और सच कहें तो गार्ड की बात में कुछ सच्चाई भी थी। यह सब उस समय की बात थी जब वहां अंडरडॉग्स का राज था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब शायद ही कोई सड़क पर ट्रबल शुरू करने की हिम्मत करता था। हाँ, अभी भी कुछ गैंग मेंबर्स वहां घूमते थे, लेकिन वे हाउलर्स के लोग थे जो ये सुनिश्चित करते थे कि कोई भी ट्रबल मेकर जल्दी ही काबू में आ जाए। कभी कभी छोटी मोटी झड़प हो जाती थी, लेकिन यह तो किसी भी सिटी या टाउन में हो सकता था। सफर के दौरान गैरी बार बार उस कार को देखकर हैरान हो रहा था जिसमें वे बैठे थे। उसके सामने एक बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले था, जहां से वह अपनी पसंद का कोई भी एंटरटेनमेंट चुन सकता था। कभी कभी वह उत्साह में आवाज भी निकाल देता था, जिससे साफ पता चलता था कि वह प्रभावित हो गया है। यह देखकर मैनेजर एलेनोर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लगता है तुमने पहले कभी इस तरह स्टाइल में ट्रैवल नहीं किया। गैरी को फिर समझ नहीं आया कि क्या कहे। सच तो यह था कि टाइलर की लीमो भी कमाल की थी, जिसमें वे लोग पहले ट्रैवल करते थे। लेकिन हरे बालों वाला वह किशोर कभी भी कार के फीचर्स इस्तेमाल करने का समय नहीं निकाल पाया था। जब भी वह कहीं जाता, उसका दिमाग हमेशा किसी और चिंता में उलझा रहता। इससे मुझे एक बात सोचने पर मजबूर करती है, एलेनोर ने कहा। तुमने हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हाँ क्यों कहा? जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट देखा था, तब तुम्हारी आंखों में कुछ बदल गया था। गैरी ने लगभग तुरंत जवाब दिया, पैसे की वजह से। उसकी बात सुनकर लगभग सभी लोग चौंक गए और कहा, मुझे सिर्फ एक हफ्ते के काम के लिए 2 लाख मिल सकते थे। 2 लाख! क्लेम लगभग अपनी सीट से उछल पड़ी, लेकिन कार में होने की वजह से वह ज्यादा हिल नहीं पाई। जब उसने अपने मैनेजर की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। गैरी, मुझे तुम्हें सुधारना पड़ेगा। लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट गलत पढ़ लिया, एलेनोर ने कहा। इस प्रोग्राम का कुल बजट 2 लाख है, यानी ये रकम हम सबको मिलकर देनी है। तुम्हारे मामले में आखिर में तुम्हें लगभग 20,000 मिलेंगे। यह सुनते ही गैरी का दिल जैसे बैठ गया। उसे यह रकम छोटी नहीं लग रही थी, लेकिन वह जिस रकम की उम्मीद कर रहा था, यह उसका बस एक छोटा हिस्सा था। हा हा, यह बेवकूफ! टाइसन जोर से हंस पड़ा। क्या तुम सच में सोचते थे कि जिसके पास लगभग कोई फॉलोइंग नहीं है, उसे सिर्फ एक टीवी अपीयरेंस के लिए 2 लाख मिलेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि एजे एंटरटेनमेंट के पास इतना अनलिमिटेड पैसा है कि वे हमारे जैसे स्टार्टर रुकीज को इतनी रकम दे दें? कोई बात नहीं, गैरी ने जवाब दिया। सिर्फ एक हफ्ते के काम के लिए 20,000 भी बहुत होते हैं, इसलिए मैं इस मौके के लिए आभारी हूं। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी थी। उसे अपना यह लहजा पसंद नहीं आया, लेकिन टाइसन की बात में कुछ तर्क जरूर था। यह एक वन ऑफ है, स्प्रिंग ने कहा। ऐसे प्रोग्राम्स बार बार नहीं आते, और आमतौर पर लोगों को आकर्षित करने के लिए शुरुआत में बड़ी पेमेंट दिखाई जाती है। इसे वे इन्वेस्टमेंट मनी मानते हैं। बाद में तुम्हारे फ्यूचर जॉब से कंपनी एक परसेंटेज लेती रहती है ताकि ये डेट वापस हो सके, और जब ये डेट खत्म हो जाता है, तब तुम असली पैसे कमाना शुरू करते हो। फिर उसने व्यंगी से कहा, क्या तुम्हारे एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं पढ़ा? ओह, शायद तुम्हारे पास एजेंट ही नहीं है। ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जो पैसे के पीछे भागते हैं, आखिर में गरीब ही रह जाते हैं। कोई हैरानी नहीं कि तुम अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय टियर 3 टाउन में फंसे रहे। स्प्रिंग!
क्लेम अचानक चिल्लाई, तुम ऐसा नहीं कह सकती। तुम और मैं इसलिए लकी हैं क्योंकि हम अमीर परिवारों में पैदा हुए, लेकिन वह सब हमारे पेरेंट्स की मेहनत की वजह से है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो तुम्हें क्या हक है कि तुम उससे ऐसा कुछ कहो जब तुम्हें यह भी नहीं पता कि उस हालत से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है? स्प्रिंग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मेहनत नहीं की। क्या तुम्हें लगता है मैंने इसके लिए मेहनत नहीं की? तुम्हें पता भी है कितने लोग एक्टर बनने की कोशिश करते हैं, कितने लोग यूनिवर्सिटी में जाकर एक दूसरे से कंपीट करते हैं। मैंने कभी अपनी मां का नाम इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया। शायद ऐसा हो, गैरी ने धीरे से कहा, लेकिन यहीं तुम गलत हो। जो कुछ तुमने अभी कहा वह सब प्रिविलेज है जो मेरे जैसे लोगों को कभी नहीं मिलता। तुमने एक टॉप यूनिवर्सिटी में कंपटीशन किया, जबकि मुझे तो यूनिवर्सिटी जाने का मौका ही नहीं मिला। गैरी की आवाज धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। और मुझे अंदाजा लगाने दो, तुमने अपने एक्टिंग लेसन्स में बहुत मेहनत की होगी, है ना? लेकिन उन लेसन्स के लिए पैसे किसके थे? जब तुम मेहनत कर रही थी, तब मैं और मेरा परिवार क्या कर रहे थे पता है? हम हर संभव कोशिश कर रहे थे कि बस किसी तरह खाने का इंतजाम हो सके। मेरे पास यह सोचने का समय नहीं था कि मेरे ग्रेड्स कितने अच्छे हैं, क्योंकि मुझे इस बात की ज्यादा चिंता होती थी कि कहीं मेरी मां को फिर से डिनर छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। वह भी अपने कई जॉब से घर लौटने के बाद, सिर्फ इसलिए कि मैं और मेरी बहन भूखे न सोएं। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। यह साफ था कि स्प्रिंग की बात ने गैरी को अंदर तक चोट पहुंचाई थी, और अब सभी को उसकी जिंदगी की असली झलक मिल गई थी। एलेनोर ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, और यही वजह है कि मुझे लगता है कि हम सबको दूसरों की जिंदगी का अनुभव करना चाहिए, ताकि हम सबके संघर्षों को समझ सकें और उनसे जुड़ सकें। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अच्छी बात यह थी कि उसी समय उनकी कार स्लो में प्रवेश करने वाली थी। जैसे ही ग्रुप स्लफ में दाखिल हुआ, व्हीकल के अंदर बैठे लगभग सभी लोग खिड़कियों से बाहर देखने लगे, मैनेजर, एलेनोर भी। ऐसा लग रहा था कि उनमें से कई लोग पहले कभी टियर 3 टाउन में नहीं आए थे, लेकिन जो दृश्य उनके सामने था वह उन सभी के लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। यहां तो काफी स्कैफोल्डिंग और बिल्डिंग वर्क चल रहा है, रेचल ने कहा, और सड़कों भी काफी साफ दिख रही हैं। मुझे तो कहीं भी ऐसे टीनेजर्स नहीं दिख रहे जो हथियार लेकर सड़कों पर घूमते हों। स्प्रिंग ने भी टिप्पणी की। गैरी को लगा जैसे वह ये देखकर लगभग निराश हो गई हो। सच कहें तो एलेनोर भी थोड़ी निराश हो गई थी। सड़कें चिकनी थी और उनमें गड्ढे नहीं थे। सड़क के किनारे काफी शॉप्स खुली हुई दिखाई दे रही थी, बजाय इसके कि उनकी खिड़कियां टूटी हुई हो और वे तख्तों से बंद की गई हो। यह स्लव का सिर्फ एक हिस्सा है, एलेनोर ने कहा। मुझे यकीन है कि पूरा टाउन ऐसा नहीं होगा। अभी के लिए क्यों ना हम पहले होटल चलते हैं, ताकि कैमरा क्रू तैयार हो सके। फिर हम अपनी जर्नी वहीं से शुरू करेंगे। अगर टाउन उनकी उम्मीद से बेहतर निकला तो उन्हें बस उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। एलेनोर की योजना थी कि वह स्टार्स और पब्लिक दोनों से जितनी हो सके उतनी रिएक्शंस ले। वैसे भी उनके पास पूरे एक हफ्ते का प्रोग्राम था। अगर यह टाउन उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं निकला तो वे दूसरे टाउन्स भी जा सकते थे। स्लाफ में काफी सुधार हुआ है, गैरी ने कहा, जब उसने देखा कि एलेनोर गहरी सोच में है। शायद ये वैसी जगह नहीं है जैसी आप उम्मीद कर रही थी, क्योंकि हाल ही में यहां बहुत कुछ बदल गया है। एलेनोर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे वह गैरी को बता रही हो कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। गैरी सच में एक अच्छा और केयरिंग लड़का था। यह बात वह अभी उसकी बातों से साफ देख सकती थी। इस स्थिति में भी वह इस बात की चिंता कर रहा था कि इससे उसके काम पर क्या असर पड़ेगा। आखिरकार ग्रुप साइपन के होटल पहुंच गया। यह एक लग्जरी होटल था जहां गैरी पहले भी आ चुका था। उसे वह जगह अच्छी तरह याद थी, क्योंकि यही वह जगह थी जहां उसने उस किस्मत बदल देने वाली रात जेडन से मुलाकात की थी। एजे एंटरटेनमेंट ने अपने स्टार्स के लिए सबसे अच्छा इंतजाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गाड़ी से उतरने के बाद ग्रुप पूरी तरह तैयार था, इसलिए वे बस पीछे वाली वैन का इंतजार कर रहे थे जिसमें टीवी क्रू था, ताकि वे अपना सेटअप कर सके। इस बीच वे अपने गार्ड ग्रेग के साथ बाहर सड़क पर खड़े इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा होम टाउन काफी अच्छा है, क्लेम ने चमकती मुस्कान के साथ कहा। यह होटल भी मेरी उम्मीद से बेहतर है। सच में, स्प्रिंग ने तुरंत जवाब दिया।
अगर यही जगह किसी टियर 2 सिटी में होती तो इसे मुश्किल से 3 स्टार माना जाता, लेकिन यहां यह 5 स्टार कहलाता है। तुम सच बोल सकती हो सिर्फ इसलिए कि गैरी यहीं से है। इसका मतलब यह नहीं कि हम सच ना कहें। उसे पता होना चाहिए कि उसका होम टाउन असल में एक डंप है। स्लाउ के सुधार की सूची में गैरी ने होटल्स को सबसे नीचे रखा था। इसकी वजह भी साफ थी। स्लो में वैसे भी ज्यादा टूरिज्म नहीं होता था। ये होटल्स ज्यादातर उन बिजनेसेस के लिए होते थे जो आसपास कोई प्रोजेक्ट शुरू करते थे। हालांकि स्लो बढ़ रहा था, लेकिन वह मुख्य रूप से नई जॉब्स और बिजनेसेस की वजह से था। लोग यहां घूमने नहीं बल्कि रहने के लिए आ रहे थे। और जो लोग स्लो में बसने आते थे वे भी ज्यादातर टियर 3 या उससे नीचे के टाउन से आते थे, इसलिए उन्हें होटल के स्टैंडर्ड की ज्यादा परवाह नहीं होती थी। खैर, हर जगह कुछ अमीर लोग होते हैं। वह कार देखो। टाइसन ने इशारा कर हुए कार के सामने बोनेट पर एक छोटी एंजल स्टैचू लगी हुई थी। उसके बड़े बड़े व्हील्स थे और वह काफी लंबी थी। यह ऐसी कार थी जिसे कोई व्यक्ति सी खरीद नहीं सकता था। उसे ऑर्डर करना पड़ता था। हर व्हीकल कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनाया जाता था। और सिर्फ पैसा होना भी काफी नहीं था, कंपनी को मजबूर करने के लिए इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए। ऐसी कार अमीरी की निशानी था। माफ करना, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि यह कौन सी कार है ना? टाइसन ने गैरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं पता। गैरी ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसे सामान्य ब्रांड्स के बारे में पता था और उसने इस कार को कुछ बार देखा भी था, लेकिन उसे यह जानने की कोई परवाह नहीं थी कि ब्रांड क्या है। आखिर जब कार उसे ए से बी तक पहुंचा दे तो ब्रांड जानने की क्या जरूरत? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम खुद ऐसी कार खरीद सकते हो। रेचल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। टाइसन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, क्योंकि बात सच थी। उसके परिवार के लिए भी ऐसी कार खरीदने से पहले 2 बार सोचना पड़ता, क्योंकि उसकी कीमत लगभग एक अच्छे हाउस जितनी होती। उसी समय टाइसन जिस कार की ओर इशारा कर रहा था वह चलने लगी। वह होटल के सामने बने सर्कल में घूमते हुए आ रही थी, जहां गेस्ट्स को ड्रॉप और पिक किया जाता था। और अचानक वह कार आकर ठीक उनके सामने रुक गई। ओह, क्या ये एलेनोर ने हमारे लिए अरेंज की है? क्लेम ने पूछा। रुको, क्या हम सच में इसके अंदर राइड करने वाले हैं? ओह मेरे भगवान! टाइसन अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं पा रहा था। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, गैरी की आंखें भी चौड़ी हो गई, क्योंकि उसने एक पहचाना हुआ चेहरा देखा। गैरी, तुम यहां क्या कर रहे हो? टाइलर मुस्कुराते हुए बोला। तुमने बताया ही नहीं कि तुम वापस आ रहे हो। अगर बताते तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। फिर उसने गर्व से कार की तरफ इशारा किया। और देखो, खाई ने मुझे नई कार खरीदने की परमिशन दी है। कितनी खूबसूरत है ना? गैरी के पीछे खड़े लोग इस बातचीत को देखकर थोड़े हैरान रह गए। गैरी किसी इतने अमीर आदमी को कैसे जानता है? टाइसन ने पूछा। समझ नहीं आ रहा? स्प्रिंग ने कहा। उनकी बातों से साफ है, वह किसी और का ड्राइवर है। गैरी शायद उसी ड्राइवर का दोस्त है। ओह, सबने सिर हिलाया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम सबको वहां छोड़ सकता हूं जहां तुम्हें जाना है। नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास अपनी वैन है, इसलिए चिंता मत करो। गैरी ने टाइलर ने हाथ हिलाया, कार में बैठा और वहां से चला गया। क्या वह तुम्हारा दोस्त था? क्लेम ने पूछा। हाँ, सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यहां मिलेगा, गैरी ने जवाब दिया। उसी समय एलेनोर कैमरा क्रू के साथ वापस आ गई। लग रहा था कि अब फिल्मिंग शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ टाइलर अपनी कार चलाते हुए मुस्कुरा रहा था। समझ गया, गैरी फिर से फिल्मिंग कर रहा है। तो मुझे सबको बता देना चाहिए कि गैरी वापस आ गया है। और जब तक वह और उसके गेस्ट्स यहां हैं, तब तक उनका सबसे अच्छे तरीके से स्वागत होना चाहिए। टीवी क्रू एक छोटी टीम थी, कुल 3 लोग, जो स्टार्स के साथ स्लो के सबसे प्रतिष्ठित इलाके सीपिन में घूम रहे थे। स्टार्स को कहा गया था कि वे बिल्कुल नेचुरल तरीके से बिहेव करें, जैसे वे बस कैजुअली घूम रहे हों, बिल्डिंग्स के पास से गुजर रहे हों और आपस में बातें कर रहे हों। मैनेजर एलेनोर का इरादा साफ था। वह सीपिन का सबसे अच्छा रूप दिखाना चाहती थी, बिना बाकी स्टार्स के किसी भी नेगेटिव बिहेवियर को सामने लाए। गैरी ने जल्दी ही नोटिस किया कि जैसे ही कैमरास चालू हुए, स्प्रिंग का रवैया अचानक बदल गया। गैरी को शक था कि स्प्रिंग और टाइसन समझ गए थे कि अगर वे कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो उनके फैंस कम हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सेफ खेलना बेहतर समझा। फिल्मिंग शुरू होने से पहले स्प्रिंग कह रही थी कि उसके सिटी में इससे कहीं बेहतर स्टोर्स और बिल्डिंग्स हैं। लेकिन अब वह सीपिन की हर चीज की तारीफ करते नहीं थक रही थी।
बिल्कुल वैसे ही जैसे उन स्टार्स से उम्मीद की जाती है जो पूरी जिंदगी कैमरा के सामने रहना चाहते हैं। ठीक है, सब लोग, प्रोड्यूसर ने स्टार्स और टीवी क्रू को संबोधित करते हुए कहा। जैसा कि तुम जानते हो, यह प्रोग्राम स्लफ की सबसे अच्छी चीजों को दिखाने के लिए है। और चूंकि हम गैरी के होम टाउन में हैं, मैं चाहता हूं कि गैरी हमें कुछ पॉपुलर जगहों पर ले जाए और शायद वह जगह भी दिखाए जहां वह बड़ा हुआ। जैसा कि हमेशा होता था, गैरी को इससे कोई परेशानी नहीं थी। उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। वैसे भी ये ठीक ही था, क्योंकि हाउलर्स के ज्यादातर मेंबर्स उसके पुराने घर के आसपास नहीं होंगे। उसने पहले किसी को अपनी विजिट के बारे में बताया नहीं था, इसलिए वह ज्यादा हलचल भी नहीं चाहता था। खासकर इसलिए क्योंकि वह यहां ज्यादा समय रहने वाला भी नहीं था। सब फिर से वैन्स में बैठ गए और अगले डेस्टिनेशन की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से याद आ गया कि यह जगह असल में एक टियर 3 टाउन है। यहाँ की बिल्डिंग्स पहले जितनी मॉडर्न नहीं थी। कई बिल्डिंग्स पुराने स्टाइल की थी और इलेक्ट्रिक केबलिंग सिस्टम भी काफी बिखरा हुआ दिख रहा था। काले केबल्स इधर उधर उलझे हुए और असंगठित दिखाई दे रहे थे। सड़क पर चल रहे लोग भी उतने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे। कई के कपड़े मिसमैच्ड थे। खिड़कियों से बाहर देखते हुए बाकी लोग थोड़ा हैरान हो गए और सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए उन्हें बुरा भी लगने लगा। पहले से काफी बेहतर लग रहा है, गैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कह रहे हो कि पहले इससे भी बदतर था? स्प्रिंग ने तुरंत कहा। यह असंभव है। तुम बस अपनी कहानी को ज्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए ऐसा कह रहे हो। लेकिन गैरी की बात बिल्कुल सच्ची थी। इतने बड़े टाउन को बदलने में समय और पैसा दोनों लगते हैं। हाल ही में नॉट्सबर्ग के एक्विजिशन से काफी पैसा आया था, जिससे धीरे धीरे टाउन में सुधार शुरू हुआ था। सबसे पहले जरूरी चीजों की मरम्मत की गई। खाना, गर्मी, पानी, बिजली और इंटरनेट जैसी सर्विसेज, जो पहले कई लोगों को मिलती ही नहीं थी। नई योजनाओं की वजह से गरीब इलाकों में रहने वाले लोग अब रोज इन बेसिक सर्विसेज का इस्तेमाल कर पा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव वह था जो किसी आउटसाइडर को आसानी से दिखाई नहीं देता। कम्युनिटी की भावना। अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। लोगों में भविष्य के लिए उम्मीद जागी थी। ये वही चीज थी जिस पर गैरी को सबसे ज्यादा गर्व था। अरे, मैंने इस टाउन में एक अजीब चीज नोटिस की है। हम जहां भी जाते हैं, ब्लैक और गोल्ड कपड़े पहने लोग दिखाई दे रहे हैं। सीपिन में भी थे और यहां भी। क्या वे किसी क्लब के सदस्य हैं? नहीं, गार्ड ने जवाब दिया। वे उस गैंग के सदस्य हैं जो इस जगह को चलाती है। अक्सर गैंग मेंबर्स अपने गैंग के कलर्स के कपड़े पहनते हैं ताकि लोकल समझ जाएं कि उनसे उलझना ठीक नहीं। गैरी को यह सब पहले के मुकाबले काफी बेहतर लगा। पहले अलग अलग कलर गैंग्स और दूसरे ट्रबल मेकर्स सड़कों पर कैओस फैलाते थे, लेकिन अब हाउलर्स की वजह से हालात बदल गए थे। अब लोग बिना डर के सड़कों पर चल सकते थे। ज्यादातर लोग गैंग मेंबर्स को बस इग्नोर कर देते थे। कुछ लोग सिर झुकाकर निकल जाते थे और कभी कभी कोई उनसे कैजुअली बात भी कर लेता था। तो ये सच है गैरी? क्लेम ने घबराते हुए पूछा। जो लोग ब्लैक और गोल्ड पहने हैं, या वे सच में गैंग मेंबर्स हैं? गैरी को अब साफ समझ आ रहा था कि ऊंचे टियर सिटीज में पले बड़े लोग इन चीजों के बारे में कितने नाइव होते हैं। वह सोचने लगा कि वे आखिर बड़े कैसे हुए होंगे। क्या टियर 2 गैंग्स अपनी इन्फ्लुएंस को छिपाने में ज्यादा अच्छे थे, या उनके पेरेंट्स ने बच्चों से सच्चाई छिपा रखी थी? कम से कम उन्हें किंग्स के बारे में तो पता होना चाहिए था। गैरी को यह भी अजीब लगा कि उसकी गैंग क्लेम को डराती है, लेकिन किंग्स नहीं। क्या सिर्फ इसलिए कि वे टियर 3 टाउन से हैं? क्या गरीब इलाकों की गैंग्स को ही बुरा माना जाता है? हाँ, यह सही है, गैरी ने जवाब दिया। लेकिन यह गैंग उतनी बुरी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। तुमने पहले कहा था कि टाउन तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा है, और सच कहूं तो इसका ज्यादातर क्रेडिट इन्हीं को जाता है। कुछ समय पहले ही इन्होंने कंट्रोल लिया है और तब से चीजें बेहतर होती जा रही हैं। हम्फ, स्प्रिंग ने ताना मारा। सुधार? शायद गंदे पैसों से जो उन्होंने पहले लोगों से ही लूटे होंगे। अगर तुम सोचते हो कि कोई गैंग बिना किसी हिडन एजेंडा के ये सब कर रही है, तो तुम बहुत नाइव हो। गैरी ने बस एक लंबी सांस ली। उसे पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं। स्प्रिंग पहले ही अपनी राय बना चुकी थी। उससे बात करना दीवार से बात करने जैसा होता। कुछ देर बाद वे एस्टेट पहुंच गए। सब व्हीकल से उतर गए। जैसे ही कैमरास दिखाई दिए, अपार्टमेंट में रहने वाले लोग इकट्ठा होने लगे। फिर अचानक किसी ने आवाज लगाई। अरे, वह गैरी नहीं है? हाँ,
वह पहले यहीं रहता था, काफी समय से नहीं देखा उसे, शायद अपने बिजनेस में बिजी होगा। मैंने उसे हाल ही में एएफए इंटरव्यू में भी देखा था। मुझे हैरानी हुई थी कि हमारे टाउन से कोई वहां पहुंचा। शायद वे लोग यहां कुछ फिल्म कर रहे हैं। हमें जाकर उसे हेलो कहना चाहिए और धन्यवाद भी। ग्रीन हेयर्ड लड़के के बारे में लोग खुलकर बातें कर रहे थे। गेरी खुद हैरान था। पहले तो ज्यादातर लोग उसका नाम तक नहीं जानते थे और अब अचानक सब उसे पहचान रहे थे। इसकी वजह गेरी को नहीं पता थी। खाई ने पूरे टाउन में गेरी का नाम फैलाना शुरू कर दिया था। लोगों को बताया गया था कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की मरम्मत और सुधार के पीछे गेरी का हाथ है। उसी की वजह से उनके अपार्टमेंट्स रहने लायक बने थे। इसलिए अब लोग उससे मिलकर धन्यवाद कहना चाहते थे। लगता है तुम यहां काफी पॉपुलर हो, एलेनोर ने कहा। यह तो होना ही था, टाइसन ने जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है इस टाउन में कितने ऑल्टर्ड होंगे? शायद गैरी उन कुछ फेमस लोगों में से एक है जो यहां से निकले हैं। गैरी पुराने लैंडलॉर्ड के पास गया और मुस्कुराया। क्या मुझे की मिल सकती है? बूढ़े लैंडलॉर्ड, जो अब असल में लैंडलॉर्ड नहीं रहा था, ने तुरंत की दे दी। पूछने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। आखिर ये पूरी बिल्डिंग अब तुम्हारी ही है। बाकी लोग उसकी बात का असली मतलब नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि वह सिर्फ उस अपार्टमेंट की बात कर रहा है जिसे वे देखने जा रहे थे। उनका मानना था कि एक ऑल्टर्ड के पास इतना पैसा तो होता ही है कि वह इस जगह से निकलकर सिपिन जैसी जगह पर रहने लगे। जब ग्रुप गैरी के अपार्टमेंट की ओर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा, तभी रेजिडेंट्स खुद को रोक नहीं पाए। वे आगे बढ़कर गैरी के सामने खड़े हो गए। सब लोग इकट्ठा हो गए थे। सबसे आगे एक मां खड़ी थी, अपने दो बच्चों के साथ। उसकी आंखों में आंसू थे। गैरी, हमें लगा था कि हमें तुम्हें फिर कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा। हम हम तुमसे माफी भी मांगना चाहते हैं और तुम्हारा धन्यवाद भी करना चाहते हैं। उसकी आवाज भर्रा गई। तुमने हमारे लिए जो कुछ किया है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, हमें बेहतर जिंदगी देने के लिए। एलेनोर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने तुरंत कैमरा क्रू को इशारा किया कि इस भावुक पल का हर एक क्षण कैद किया जाए। पहली महिला के व्यक्तिगत रूप से गैरी का धन्यवाद करने के बाद जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। धीरे धीरे और भी ज्यादा रेजिडेंट्स उसके पास आने लगे। हर कोई उस टीनेजर की तारीफ कर रहा था जो उसने उनके लिए किया था। काफी समय से उन्होंने उसे देखा नहीं था और उन्हें लगा था कि शायद अब उन्हें उसे दोबारा देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस सर्दी में मुझे ठंड से नहीं जूझना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा टॉयलेट अब आखिरकार ठीक से काम करता है। अब वो सही से फ्लश होता है और मुझे अपनी गंदगी को नीचे धकेलने के लिए उसे मुक्के नहीं मारने पड़ते। एक और रेजिडेंट जोर से चिल्लाया। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही पर्सनल बात सबके सामने कह दी थी। अब मुझे फ्यूचर में रेंट बढ़ने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं वो पैसा जो मैंने बचा कर रखा था, अब अपने ऊपर थोड़ा खर्च कर सकता हूं। धन्यवाद, मुझे थोड़ा कम स्ट्रेस के साथ जीने का मौका देने के लिए। गैरी डेमस्लो का बिजनेस टाइकून ने पूरी बिल्डिंग खरीद ली थी और वह यही नहीं रुका था। पूरा इलाका अब उसके नाम पर था। जब रेजिडेंट्स को पता चला कि कोई आदमी स्लाव के गरीब इलाकों की बिल्डिंग्स खरीद रहा है, तो शुरुआत में वे स्वाभाविक रूप से सस्पिशियस हो गए थे। लेकिन गैरी के पुराने लैंडलॉर्ड ओल्ड मैन मॉर्टम ने जल्द ही पता लगा लिया कि असल में इसके पीछे कौन है। क्योंकि सेल के डॉक्यूमेंट्स पर किसी का नाम साइन होना जरूरी था और डील की एक कंडीशन यह भी थी कि ओल्ड मैन मॉर्टम इस जगह के केयरटेकर बने रहेंगे। बायआउट के बाद कई छोटे छोटे बदलाव हुए, लेकिन उनका असर रेजिडेंट्स की जिंदगी पर बहुत बड़ा पड़ा। इसके अलावा कई लोगों ने गैरी को टीवी प्रोग्राम में भी देखा था, जहां उन्हें पता चला कि वह एक ऑल्टर्ड बन चुका है। इससे पहले वे ओल्ड मैन मॉर्टम की उस थ्योरी को लेकर थोड़ा संदेह में थे कि गैरी ही उनकी जिंदगी में आए इन सुधारों के पीछे है। आखिर वह इतना पैसा कहां से लाता? लेकिन अब जब उन्होंने उसे एएफए का रुकी और जल्द ही एएफसी में भाग लेने वाला बताया जाता देखा, तो सब कुछ समझ में आने लगा। असल में रेजिडेंट्स को यह पता नहीं था कि ऑल्टर्ड लोग पैसा कैसे कमाते हैं या कितना कमाते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के बीच यह आम धारणा थी कि ऑल्टर्ड लोग बहुत अमीर होते हैं, या कम से कम उनके पीछे जो लोग होते हैं वे बहुत अमीर होते हैं। हालांकि यह हर ऑल्टर्ड के लिए सच नहीं था, मगर यह बात आम लोगों को पता नहीं थी। स्प्रिंग ने हैरानी से पूछा, यहां क्या हो रहा है?
ये सारे लोग उसे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? टाइसन ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता। मैंने सोचा था कि शायद वे उसे सेलिब्रिटी समझ रहे हैं। तुम जानती हो, एएफए का ऑल्टर्ड और वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उसने व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद की हो। क्लेम ने सोचा, क्या उसने एएफए में जाने से पहले ही इन सब की मदद की थी? रेजिडेंट्स को धन्यवाद कहने देने और पूरे सीन को टीवी कैमरा में कैप्चर करने के बाद एलेनोर अब तक के परिणाम से काफी खुश थी। वे आगे बढ़ने ही वाले थे। तभी गैरी की नजर एक चीज पर पड़ी। बड़े लोग तो उसका धन्यवाद करने में लगे थे, लेकिन बच्चे, कुछ बच्चे स्टिक से खेल रहे थे। कुछ पूरी तरह बोर्ड दिख रहे थे, जैसे उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। और कुछ बच्चों के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे वे भूखे हों। गैरी को एहसास हुआ कि उसने अब तक समस्या का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही हल किया था। उसे अपने बचपन के कई दिन याद आ गए, जब वह झूठ बोल देता था कि उसने टॉम के घर खाना खा लिया है ताकि उसकी बहन पेट भर कर खा सके। गैरी ने एलेनोर की तरफ देखा। एलेनोर, जो पैसा मुझे हफ्ते के अंत में मिलने वाला है, क्या उसे एडवांस में मिल सकता है? महिला समझ गई कि गैरी क्या देख रहा है, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि गैरी की बात कैमरा पर रिकॉर्ड हो। आमतौर पर काम पूरा होने से पहले पेमेंट नहीं दी जाती, एलेनोर ने कहा, लेकिन हम एक्सेप्शन कर सकते हैं। कोई खास वजह है कि तुम्हें अभी पैसे चाहिए? गैरी ने बिना झिझक जवाब दिया। मैं यहां सबको खाना खिलाना चाहता हूं। मैंने देखा कि कई बच्चे भूखे लग रहे हैं। आजकल एएफए की वजह से मैं जितना चाहूं उतना खा सकता हूं, लेकिन मुझे वो दिन अभी भी याद है जब मेरी मां घर सिर्फ थोड़ा सा खाना ला पाती थी। मैं यहां सबको एक फ्री मील देना चाहता हूं, और अगर पैसे बच गए तो बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं पूरा 7 दिन का प्रोग्राम बिना किसी समस्या के पूरा करूंगा। बाकी स्टार्स ने भी यह सब सुन लिया था, और वे यकीन नहीं कर पा रहे थे। यहां सबको खाना खिलाना और बच्चों के लिए गिफ्ट्स खरीदना, यह तो लगभग तय था कि गैरी की पूरी पेमेंट इसी में खत्म हो जाएगी। सबसे अच्छे हाल में शायद उसके पास थोड़ा कैश बच जाए, लेकिन अधिक संभावना यही थी कि उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। एलेनोर ने गंभीर आवाज में पूछा, अगर तुम अपने पैसे इस तरह खर्च करना चाहते हो तो मैं तुम्हें मना करने वाली राक्षस बन जाऊंगी। लेकिन मुझे पक्का करना होगा, क्या तुम सच में अपनी पूरी पेमेंट इस तरह खर्च करना चाहते हो? गैरी ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, बिल्कुल। एलेनोर ने अपने फोन पर कुछ टैप्स किए और अगले ही पल पैसा गैरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तुरंत बाद गैरी ओल्ड मैन मॉर्टम के पास गया और उनसे कहा कि सभी रेजिडेंट्स को खबर दे दें और सबको खाना खिलाए। अगर पैसा बच जाए तो बच्चों के लिए गिफ्ट्स खरीद लें। क्लेम थोड़ा चिंतित होकर बोला, गैरी, तुम्हें पक्का यकीन है कि वह आदमी पैसे खुद नहीं रख लेगा? तुम इतनी बड़ी रकम उस पर ऐसे ही कैसे भरोसा कर सकते हो? अगर लोगों को गैरी की असली पहचान पता होती तो कोई भी उसका पैसा लेने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन उसके अलावा भी एक वजह थी। मॉर्टम ने उनके परिवार की पहले भी कई बार मदद की थी, और जब हाउलर्स ने मॉर्टम से अपार्टमेंट्स खरीदे थे तब उन्होंने मार्केट प्राइस से भी ज्यादा पैसा दिया था। मॉर्टम को तो यही लगता था कि वह सारा पैसा गैरी का ही है। गैरी ने जल्दी से कहा, चलो जल्दी करते हैं, मेरे अपार्टमेंट चलते हैं और यहां से निकल जाते हैं, इससे पहले कि बाकी लोग सब जान जाएं। गैरी के इस कदम से एलेनोर सच में भावुक हो गई थी। वह देख सकती थी कि बाकी कुछ लोग भी वही करने के बारे में सोच रहे थे। मैनेजर को इससे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अब तक जो समय बीत चुका था उससे स्टार्स को भी समझ जाना चाहिए था कि उनके कई फैंस आसानी से समझ सकते हैं कि वह सिर्फ एक स्टंट होगा, लोगों के बीच और ज्यादा पॉपुलर बनने का तरीका। लेकिन गैरी अलग था। वह यह सब कर रहा था और उसे इसका क्रेडिट भी नहीं चाहिए था। उसने सारा काम ओल्ड मैन मॉर्टम को सौंप दिया था, और वह खुद तो उस गिफ्ट को देखने से पहले ही वहां से निकलने वाला था जो उसने रेजिडेंट्स के लिए तैयार करवाया था। एलेनोर ने मन ही मन तय किया कि वह बाद में वापस आएगी, और गैरी के जाने के बाद बाकी लोगों की रिएक्शंस भी रिकॉर्ड करेगी। अब वे उस एलिवेटर से ऊपर जा रहे थे जो अब ठीक से काम कर रहा था और जिसके बटन्स भी सही सलामत थे। ये पहले के दिनों से बिल्कुल अलग था, जब गैरी को हर दिन पूरी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता था। हालांकि चाहे जितनी भी सफाई कर लो, वह गंदगी जो दीवारों, फर्श और दरवाजे का हिस्सा बन चुकी थी, उसे पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता था। यह साफ दिख रहा था कि बाकी लोग दीवारों को छूने से भी थोड़ा डर रहे थे।
गैरी ने चाबी से दरवाजा खोला। मेरे क्रिब में आपका स्वागत है, गैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी, लेकिन मैं हमेशा से ये एक बार कहना चाहता था। घर इतना छोटा था कि सबको अंदर जाने में मुश्किल हो रही थी। उन्हें हॉलवे से एक एक करके गुजरना पड़ रहा था और कैमरा क्रू भी अच्छे शॉट्स लेने के लिए इधर उधर घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी से सबको समझ आ रहा था कि यह जगह कितनी छोटी थी। हर कमरे से गुजरते हुए गैरी अपने बचपन की बातें बताने लगा। कहाँ वह अपने परिवार के साथ खाना खाता था, कहाँ वे बैठकर बातें करते थे, और ऐसी ही कई यादें। रेचल ने अचानक पूछा, रुको, यहां तो सिर्फ 2 बेडरूम्स हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी एक बहन भी है? हाँ, है, गैरी ने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया। पिछले साल तक मैं और मेरी बहन एक ही रूम शेयर करते थे। ये सुनते ही लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। वह कमरा तो वैसे ही उनके घरों के कमरों से बहुत छोटा था, और उसमें एक लड़के के साथ शेयर करना, उनके लिए तो ये किसी नाइटमेयर जैसा लग रहा था। उसी पल सबको गैरी की बहन के लिए थोड़ा बुरा महसूस हुआ। क्लेम ने पूछा, तो ऑल्टर्ड बनने के बाद तुम्हारी जिंदगी काफी बदल गई होगी? गैरी ने सिर हिलाया। हाँ, बदली तो है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि उससे पहले जिंदगी इतनी बुरी भी थी। यहाँ के लोग अच्छे हैं, मेरे परिवार का भी ख्याल रखा जाता था। पहले हालात खराब थे, लेकिन अब मुझे सच में लगता है कि स्लाफ लोगों के रहने के लिए एक अच्छी जगह बनती जा रही है। टूर खत्म होने के बाद अब गैरी उन्हें कुछ लोकल प्लेसेस दिखाने वाला था। गैरी ने रेजिडेंट्स को हाथ हिलाकर गुड बाय कहा। कई रेजिडेंट्स अब साफ और अच्छे कपड़े पहन चुके थे, और उसी समय कई डिलीवरी फूड ड्राइवर्स भी वहां पहुंचने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वे लोग ठीक समय पर वहां से निकल रहे हैं। इसके बाद वे वैन में बैठे और अगले डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद टाइसन बोला, मुझे मानना पड़ेगा गैरी, मैं कभी ऐसी जगह में नहीं रह सकता था। और तुमने जो पैसे ऐसे दे दिए, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जो एडवांस पेमेंट हमें मिली है वह आमतौर पर किसी के पहले प्रोग्राम के लिए मिलने वाले पैसों से कहीं ज्यादा है। तुम पैसे ऐसे खर्च कर रहे थे जैसे तुम्हारे पास हमेशा बहुत पैसा रहा हो, लेकिन अभी हमने देखा कि तुम कहां रहते थे। गैरी थोड़ा सोचकर बोला, मुझे लगता है शायद इसलिए क्योंकि मैं उसी तरह की जिंदगी जी चुका हूं। कभी कभी मुझे अजीब लगता है कि पैसा, जो असल में सिर्फ एक कागज है जिसे हमने एक खास वैल्यू दे दी है, वही वजह बन जाता है कि लोग भूखे रहें और परेशान रहें। जैसा मैंने कहा, अब मैं उस जगह पहुंच चुका हूं जहां मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने आसपास के लोगों को खुश कर सकता हूं, भले ही इसके लिए मुझे पहले से ज्यादा अमीर बनने का मौका छोड़ना पड़े, तो मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा। यात्रा के दौरान बातचीत का विषय बदल गया। स्प्रिंग ने एक आदमी ऐश के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एलेनोर, क्या तुम मेरी ऐश से मीटिंग करवा सकती हो? पिछले हफ्ते वह मीटिंग मिस हो गई थी। हमें एक और प्रमोशन के बारे में बात करनी थी। एलेनोर ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन सच कहूं तो ऐश इन दिनों काफी बिजी है। वैसे शायद मैं तुम्हें यह बता सकती हूं। असल में हाल ही में एजे एंटरटेनमेंट को एक दूसरी कंपनी ने बाय आउट कर लिया है। ऐश अब मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं रहा। हालांकि मुझे अभी तक यह नहीं पता कि वह कंपनी कौन सी है। कंपनी टेक ओवर की खबर सुनकर सब थोड़ा चिंतित हो गए। एलेनोर ने तुरंत उन्हें शांत किया। चिंता मत करो, ऐश अभी भी एजे एंटरटेनमेंट में डायरेक्टर के रूप में काम करता रहेगा। असल में यह फैसला उसी का था। इसी वजह से हम इस तरह के प्रोडक्शंस में ज्यादा इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। और ऐश ने मुझे बताया कि नई कंपनी ने एजे को पहले की तरह ही काम करने की आजादी दी है। तकनीकी रूप से यह टेक ओवर है, लेकिन असल में यह ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट जैसा है, इसलिए हम में से किसी पर भी इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। रेचल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, यह सुनकर अच्छा लगा। फिर भी एजे एंटरटेनमेंट तो पहले से ही बड़ी कंपनी थी। ऐसी कौन सी कंपनी होगी जिसके पास इसे यूं ही खरीद लेने के लिए इतने रिसोर्सेज हों? टाइसन ने उत्सुकता से कहा, जो भी हो, वह जरूर बहुत बड़ा स्पेंडर होगा। हमें पता लगाना चाहिए, शायद उसके पास हमारे लिए और भी कनेक्शंस हों। स्प्रिंग ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और इसका मतलब है कि अगर बिल्डिंग में कोई नए विजिटर्स दिखाई दें, तो हमें सावधान रहना चाहिए। कौन जाने वे उसी नई कंपनी के लोग हों। आखिरी चीज जो हम करना चाहेंगे वह है उन्हें नाराज करना।